हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जोहार। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला आशीष कुमार। माय डियर स्टूडेंट, फिर से मैं आप लोग के लिए यूट्यूब पर लाइव आ चुका हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन जो है कुछ अल्टरनेट क्लास में आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। एक हमारे पब्लिकेशन का बुक है, मैं उस बुक का नाम बताता हूँ, अग्रवाल एग्जाम कार्ड। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक है। देखिए, मैंने यहाँ पर लगाया है आपके लिए, ठीक है। ये हमारे बुक का जो है बुक का ये कवर पेज है, देख सकते हैं हम लोग। अग्रवाल एग्जाम कार्ड बहुत शानदार बुक है स्ट्रैटेजी के लिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, सेंट्रल का कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, अब भी एग्जाम होने वाला है रेलवे का ड्राइवर का, लोको पायलट का, या फिर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि झारखंड का झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, बिहार का बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो ये बुक जो है मैंने इसको अच्छे से देखा है और इसलिए मैंने इसका कवर लाया आपके लिए। बहुत ही शानदार बुक है। जिस तरह से कवर दिख रहा है वो साफ सुथरा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा लाल किला है, हमारा है ना। यहाँ देखिए आगरा है, हमारा आगरा का ताजमहल है। तो बहुत सारी इसमें इस बुक जो है बहुत अच्छा बनाया गया है इसको अग्रवाल एग्जाम कार्ड में। और ज़्यादा इसका कॉस्ट भी नहीं है। अगर मान लीजिए आप लोग इस बुक को परचेज करना चाहते होंगे तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में इस बुक का परचेज करने का वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से लिंक की सहायता से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो सर ये था हमारा, ठीक है। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, तो मैंने इसके अंतर्गत अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक जो है, इसके अंतर्गत जितना भी सिलेबस था कि कौन कौन बुक से कहाँ से मैंने इसमें बुक में दिया गया है, तो बता देते हैं आपको कि इसमें इतिहास का कुछ मैंने इंपोर्टेंट बातों को लिखा गया है, पॉलिटिक्स की इंपोर्टेंट बातों को लिखा गया है, जियोग्राफी का, साइंस का, मतलब मान के चलिए स्ट्रैटेजी के आप जितना पढ़ते हैं उसमें सारी बातों को इस बुक में एक संग्रह मैंने इसमें किया गया है। बहुत शानदार बुक है, मैंने खुद पढ़ा है इसको, इसलिए मैं यूट्यूब पर लाइव आकर बता रहा हूँ आपको। तो चलिए सर, मैं आज आपको सीरीज शुरू करता हूँ इसी बुक के हिसाब से, ठीक है। और अब मैं आज शुरू करूँगा इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, शानदार ढंग से पढ़ेंगे। हम आप मिलकर एक नया इतिहास रचने वाले हैं। चलिए शुरू होते हैं सर, हम लोग अपने आज क्लास को शुरू करते हैं। और मैं निकाल लेता हूं अपना व्हाइट बोर्ड। मैं पीडीएफ की सहायता से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले आपको व्हाइट बोर्ड से पढ़ाता हूं, ठीक है, अपने हिसाब से। फिर मैं आपको बुक, अगर आपको चाहिए बुक आप उसको परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सर। तो चलिए सर, हम लोग शुरू करते हैं। लोडिंग हो रहा है? नहीं, लोडिंग नहीं होना है। चलिए सर, बुक जैसा जानते होंगे कि हम लोग एक बुक पढ़ेंगे। बुक का नाम है हमारा, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, इंडियन, सर ये थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा है ना, इंडियन पॉलिटी बुक का नाम है सर, है ना, जिसको हम लोग आम बदल की भाषा में बोलते हैं भारतीय संविधान भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक है हमारा, इसको हम लोग भारतीय संविधान भी कर लेते हैं। मैं इसको लिख भी देता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत ही शानदार बुक है। ये बुक भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक है, जो उसमें इस टॉपिक को दिया गया है, इस बुक का जिक्र किया गया है। तो हम लोग सब पॉलिटी को पढ़ेंगे। तो मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बात बताता हूँ कि अगर भारतीय संविधान की हमको आवश्यकता इसलिए पड़ी थी ताकि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम का, कुछ विधान की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बुक बनाया था जिसका नाम था संविधान, जिसको हम लोग इंडियन पॉलिटी बोलते हैं, आम बदल की भाषा में हम लोग उसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं सर, ठीक है। तो ध्यान देगा सर, मैं इसके इतिहास में नहीं जाता हूँ, चूँकि हम लोग स्ट्रैटेजी के पढ़ रहे हैं इतिहास, उसके लिए तो फिर आपको अच्छे से क्लास करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसके अंदर जो भी दिया गया है स्ट्रैटेजी के अंदर, मैं उस हिसाब से बात करता हूँ जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट अटैक करता है। इस बात करेंगे सर कि हमारे एक होता है मूल संविधान, एक होता है हमारा मूल संविधान। मूल संविधान सर, मैं थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड में चलता हूँ सर, हल्का सा देखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, तो आप क्या बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था। लेकिन एक प्रश्न और पूछता है कि हमारे संविधान को कब अपनाया गया था, कब अधिकृत किया गया था। तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो मैं पहले 2 पॉइंट को लिख देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा सर। एक पॉइंट है मेरा, डेट आएगा आपको 26 नवंबर 1949 का। इस दिन जो है हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था और हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या था, संविधान को अपनाया था, संविधान को अपनाया था सर। संविधान सभा उसमें था हमारा, उसने ना इसको अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आंशिक रूप से हमारे संविधान को लागू किया गया था। किस रूप से? आंशिक रूप से हमारे संविधान को लागू किया गया था, आंशिक रूप से। आंशिक मतलब क्या होता है सर? आंशिक मतलब कुछ भागों को, संविधान के कुछ भागों को, कुछ अनुच्छेद को इसमें लागू किया गया था। अगर मैं बात करूंगा सर, एक और डेट आता है हमारा 26 जनवरी 1950।
26 जनवरी 1950 सर। इस दिन क्या हुआ था? तो हमारे संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था। संविधान को, हमारे भारत के संविधान को, ठीक है, पूरी तरह से लागू किया गया था सर, पूरी तरह से लागू किया गया था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। बस आपको दो डेट पूछेगा, आपको बता देना है कि हमारे संविधान को आंशिक रूप से कब अपनाया गया था, तो आपको बता देना है कि सर 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान को पूरी तरह से लागू कब किया गया था, तो आपको बता देना है सर 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा मैं बात करता हूँ सर, आप लोग जानते होंगे कि ये मैं कलर चेंज करता हूँ, देखिएगा आप लोग थोड़ा सा, हालांकि कलर तो बड़ा चेंज हो जा रहा है। ये जो 26 नवंबर है हमारा सर, 26 नवंबर, इस दिन को हम लोग एक दिवस मनाते हैं, आप लोग को मालूम होगा। इस दिन को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। इस दिन को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस मनाते हैं। मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ 26 नवंबर का। ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे। तो 26 नवंबर को लोग संविधान दिवस मनाते हैं। अब ये जो 26 जनवरी है, आप लोग सभी लोग परिचित होंगे कि इस 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं सर रिपब्लिक डे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? गणतंत्र दिवस बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिपब्लिक डे बोलते हैं। एक यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, मैंने इसका जिक्र कर दिया है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज की ओर ले चलता हूँ आपको। देखिएगा, मैंने जस्ट अभी बात की आपको कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं मूल संविधान। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल संविधान बोलते हैं। और अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो हम लोग, हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हुआ, बहुत सारा बदलाव हुआ। तो कुछ भाग को लागू किया गया, कुछ भाग को जोड़ा गया, कुछ भाग को हटाया गया, कुछ अनुच्छेद को जोड़ा गया, कुछ अनुच्छेद को हटाया गया। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं वर्तमान संविधान, या फिर हम लोग बोलते हैं मॉडर्न संविधान हमारा। तो मैं इसको लिखूंगा वर्तमान संविधान। प्रेजेंट में टाइम में जो हमारे संविधान में कुछ संशोधन होने के बाद जो चीज़ें हैं उसी को बोलते हैं वर्तमान संविधान बोल लेंगे। तो देखिए, वर्तमान संविधान हो गया और ये हमारा हो गया मूल संविधान। मैं बात करूंगा सर कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो आप बोलिएगा कि सर मूल संविधान में 22 भाग थे। अगर आपसे पूछेगा सर कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो आप बोलेगा सर कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगर बोलेगा सर कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में शेड्यूल बोलते हैं, तो आप बोलेगा कि सर मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। बोलेगा सर भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूची क्या होता है? तो समझिएगा कि हमारा जो संविधान बुक है ये 3 चीज़ों से मोटा मोटी मिलके बनता है। एक हम लोग भाग बोलते हैं, एक अनुच्छेद बोलते हैं, एक अनुसूची बोलते हैं। संविधान का 2 भाग होता है सर। एक हम लोग जैसे पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछता है, एक हमारा पूछता है एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा होता है संविधान में। तो संविधान 2 तरह का होता है, लेकिन जो हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची से ही प्रश्न पूछता है, मैं वही बातें की बात कर रहा हूँ सर। ये मूल संविधान का हुआ जिसमें संविधान हमारा लागू हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ। ये 2024 की बात कर रहा हूँ, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में कितने भाग हैं, तो आप बोलेगा कि सर वर्तमान में 25 भाग हैं, 3 भाग को जोड़ा गया है। वर्तमान में सर कितने अनुच्छेद हैं? क्या हो गया इसको? हाँ सर, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? आप बोलेगा कि सर लगभग में कुछ अनुच्छेदों को जोड़ा गया है, बहुत सारे अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। तो लगभग में 450 सर, 450 अनुच्छेद के आसपास में हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद है हमारा। पहले 395 था, अभी 450 के आसपास में मैंने बहुत सारे अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। पहले अनुसूची कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तब बोलेगा कि सर वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं सर। मैं स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है उससे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे? अब बोलेगा 22। वर्तमान में कितने भाग है? तो बोलेगा 25। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। वर्तमान में कितने हैं? लगभग में 450 के आसपास में। मूल संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो बोलेगा 8 सर। वर्तमान में कितने हैं? तो बोलेगा 12 है सर। कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से आपको समझ में यहाँ तक आ रही होगी सर। ठीक है सर, आगे चलें, आगे चलते हैं सर। मैं इस पेज को ऐड करता हूँ, चलिए आगे देखिएगा। अब इसमें देखिएगा सर, तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, हल्का सा देख लीजिएगा, यहाँ पे जाएगा ना सर। हाँ, ये जो हमारा भाग है सर, ठीक है, भाग है, अनुच्छेद है, अनुसूची है। तो मैं पहला जो टॉपिक उठाता हूँ, मैं पहला टॉपिक बेसिक की बात कर रहा हूँ सर, मैं पहला टॉपिक उठाता हूँ आपको अनुसूची। कौन सा टॉपिक? अनुसूची। तो पहले हम लोग 8 अनुसूची पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग 4 को जोड़ दिए थे और तब 9, 10, 11, 12 हो जाएगा हमारा। तो हम लोग पहले अनुसूची टॉपिक को शुरू करते हैं सर। और देखिए हमारा अनुसूची है, मैं चलता हूँ सर अनुसूची के पास। अच्छा कोई बात नहीं। टॉपिक का नाम है सर हमारा अनुसूची। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? अनुसूची। मूल अति हमारा जो इंडियन पॉलिटी है उसमें मैं एक टॉपिक शुरू करता हूँ। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? अनुसूची है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग शेड्यूल।
इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको शेड्यूल बोलते हैं सर, अनुसूची को। ठीक है, मैंने जस्ट वही बात की अभी। वर्तमान में कितने थे? आप बोलिएगा सर कि वर्तमान में 8 थे। अच्छा माफ कीजिएगा, वर्तमान में थी, मूल संविधान में कितने थे सर? तो मैं इसको मिटकाता हूँ सर, मैं थोड़ा हल्का सा मिस्टेक हो यहाँ पे लिखने में। मूल संविधान में कितने थे सर? तो आप बोलिएगा सर कि मूल संविधान में 8 थे। कितने थे सर? मूल संविधान में 8 थे। वर्तमान में कितने हैं सर? वर्तमान संविधान में 12 है हमारा। ठीक है, मूल में 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, वर्तमान में कितनी है? 12 है। हम लोग एक एक करके सारे अनुसूचियों का जिक्र करते हैं सर। जैसे मैं बात करूंगा प्रथम अनुसूची के बारे में बात करूंगा, प्रथम अनुसूची के बारे में बात करूंगा सर, प्रथम अनुसूची के बारे में। ठीक है, पूछता है एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए कि भारत के संविधान के प्रथम अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है? अब बताइएगा सर कि वर्तमान संविधान में जो हमारा प्रथम अनुसूची है उसमें संघ एवं राज्य का जिक्र किया गया है। किसका? संघ एवं राज्य का जिक्र किया गया है। एक बार ध्यान देने का बात है सर, आपका राज्य के मतलब आप लोग समझते होंगे, राज्य मतलब स्टेट। भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, यहाँ संघ का मतलब क्या होता है? तो संघ का मतलब होता है केंद्र। संघ का मतलब क्या होता है सर? तो संघ का मतलब होता है केंद्र। केंद्र का मतलब क्या हो गया? तो संघ जैसी वर्ड आएगा तो आपको समझना है कि ये जो है केंद्र स्तर की बात कर रहा है, मतलब देश की बात कर रहा है। जब भी अगर रात आपको समझना है कि राज्य की बात कर रहा है। आपको मालूम है सर कि वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर मैं बात करूंगा सर कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होते समय 1956 के आसपास में कितने राज्य थे? तो बताइएगा सर कि 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे सर, है ना। तो मैं हल्का सा बेसिक बातें ही लिख देता हूँ कहीं पे यहाँ लिख देता हूँ। देखिएगा मैं बात ये करूँगा सर शुरुआत में सर क्या हो गया? शुरुआत में तो समझिएगा, शुरुआत में भारत में कितने राज्य थे सर? अब बोलेगा 14 राज्य थे। ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो आप बोलेगा कि सर उसमें केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6 थे। उसमें शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था उसमें 14 राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6 थे। वर्तमान की बात करेंगे तो आप लोग मालूम होगा, मैं कहीं पे लिखता हूँ एडजस्ट करके, यहाँ पे लिखता हूँ सर। देखिएगा वर्तमान में कितने राज्य हो गए? वर्तमान में सर तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि वर्तमान में सर 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूटी बोलते हैं। तो वर्तमान में 8 यूटी हैं, अर्थात 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी पूछता है। जम्मू कश्मीर को हम लोगों ने हटा दिया और उसको हम लोग क्या बना दिए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जहाँ पे विधानसभा है हमारा। ठीक है, तो ये बात हो गया सर, प्रथम अनुसूची में दिया गया है, राज्य के बारे में दिया गया है और संघ के बारे में दिया गया है। बस प्रश्न आपसे यही पूछेगा। आते हैं दूसरे अनुसूची के पास आते हैं सर। ठीक है सर, फोन आ रहा है, मैं थोड़ा उसको साइलेंट कर लेता हूँ मोबाइल को। ठीक है, बार बार फोन आ रहा है। ठीक है, हाँ सर आइए सर दूसरा अनुसूची के पास। दूसरा अनुसूची के पास आते हैं। ठीक है, दूसरा अनुसूची, इसमें क्या दिया गया सर? तो इसमें दिया गया है कि भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं इसको लिख भी देता हूँ अच्छे से, भारत के पदाधिकारी समझते होंगे आप लोग, बड़े बड़े पद में जो होते हैं अफसर के लेवल के। भारत के पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता के बारे में सर, एवं भत्ते के बारे में है का जिक्र है, के वेतन एवं भत्ते का जिक्र है अनुसूची 2 में। आपको सैलरी समझ में आता होगा, कोई अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो आपको कुछ सैलरी मिलती है सरकार की तरफ से, और एक भत्ता का होता है सर। तो सैलरी के अलावा जो भी सुख सुविधा आपको मिलती है उसको लोग भत्ते बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा आप अगर CICF में बन गए, SSGD के माध्यम से गए आप और आप CICF बन गए, तो आपको सैलरी तो मिलेगा ही, आपको रहने के लिए क्वार्टर भी मिलेगा। ठीक है, प्लस कुछ मेडिकल आपको बेनिफिट भी मिलेगा, आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में कुछ लाभ मिलता है, तो उसी को लोग भत्ता बोलते हैं सर। तो पूछेगा, सिंपल से पूछ लेगा कि दूसरा अनुसूची में क्या चीज़ का जिक्र किया गया है, तो बता दीजिएगा कि सर दूसरा अनुसूची में दिया गया है भारत के जितने विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि आपके हो गए राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, CGI हो गए, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, उनका सबका सैलरी और भत्ता का जिक्र है। मैं एग्जाम्पल में कुछ लिख देता हूँ, देखिएगा जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं सर, भारत के मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो मुझे आसानी होगा लिखने में सर। हाँ, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका सैलरी कितना होता है सर? तो उनका सैलरी होता है 5 लाख होता है। ठीक है, मैं अगर बात करूंगा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट जिसको आप लोग उपराष्ट्रपति बोलते हैं, तो उनका सैलरी कितना होता है सर? तो उनका सैलरी होता है 4 लाख। मैं अगर बात करूंगा कि जो राज्यपाल होते हैं जिसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं, गवर्नर, ठीक है, उनका सैलरी कितना होता है? बोलेगा कि 3.5 लाख होता है सर। अगर मैं बात करूंगा CGI
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सैलरी कितना होता है, बता दीजिएगा कि सर 2,80,000 उनका सैलरी होता है। ETC है ना, बहुत लोगों का और सैलरी होता है। मैं भी सबको लिखवाना लगूंगा तो मेरा टॉपिक यही खत्म हो जाएगा। टॉपिक हमारा अनुसूचित है, हम लोग उसको खत्म करना है। तो दूसरा हम बात करेगा तब बता देगा पदाधिकारियों के सैलरी के बारे में है, ठीक है। आते हैं सर अगला पेज की ओर, बात करते हैं तीसरा अनुसूची के बारे में। तीसरा अनुसूची के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है कि भारत के जितने पदाधिकारी थे जिनका सैलरी मिल रहा था, है ना, तो भारत के जितने भी पदाधिकारी होंगे सर, भारत के पदाधिकारी के शपथ का जिक्र है। भारत के पदाधिकारी के शपथ का जिक्र है सर, किसमें, तीसरे अनुसूची में। शपथ का मतलब क्या होता है सर, तो ओथ इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, इंग्लिश में उसको बोल देते हैं ओथ बोलते हैं, OATH ओथ। आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं कसम खाना, गाँव घर बोलते हैं खाना कसम, तो वही कसम हो गया शपथ वाला। संविधान के अंतर्गत जितने भी लोग चुनाव के माध्यम से आते हैं, चाहे ऐसे भी आते हैं मनोनीत हिसाब से, तो उनको क्या होता है, संविधान की कसम खाना होता है कि मैं भारत की एकता अखंडता को बनाए रखूंगा, मैं करप्शन नहीं करूंगा, मैं देश का विकास करूंगा, वगैरह वगैरह कसम खाते हैं, उसी को बोलते हैं शपथ। शपथ किसे खाते हैं, संविधान का शपथ खाते हैं। जैसे मैं देखूंगा, मैं पूछूंगा आपसे सर कि मुझे बताइए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, इनको शपथ कौन दिलवाते हैं, तो आप बोलिएगा सर इनको शपथ दिलवाते हैं CGI। कौन दिलवाते हैं सर, इनको शपथ दिलवाते हैं CGI, जिनको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा सर, राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलवाया, CGI ने दिलवाया। और CGI को शपथ कौन दिलवाता है, तो CGI को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। दोनों एक दूसरे को शपथ दिलवाते हैं, राष्ट्रपति CGI को, CGI राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सर। आगे बात करेंगे, आगे देखिएगा, आपके PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, तो हमारे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं सर राष्ट्रपति दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। ये सब ETC हम लोग बहुत सारा पढ़ना टॉपिक है हमारा, बहुत सारा आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसकी बातें करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये बात हो गया सर, हो गया तीसरा अनुसूची। चलते हैं चौथा अनुसूची की ओर। हाँ सर, चौथा अनुसूची, चौथा अनुसूची, ठीक है सर। इसमें क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन दिया गया है इसमें, ठीक है सर। हम लोग बात कर रहे हैं चौथा अनुसूची के बारे में। बोलिएगा सर नहीं समझ पे आया। माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह से मुखिया का चुनाव होता है, जिस तरह से विधायक का चुनाव होता है, उस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव होता है। तो प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटों का कुछ न कुछ फिक्स रहता है कि देखिए झारखंड राज्य है, उसमें से राज्यसभा की इतनी सीटें हैं, बिहार है उतने में राज्यसभा की सीटें उतनी हैं। चूंकि मैं झारखंड से लाइव आ रहा हूँ तो मैं झारखंड के बारे में बताता हूँ आपको। झारखंड में जो है ना राज्यसभा की कितनी सीटें हैं मैं बताऊंगा सर। झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तो बता दीजिएगा। तो झारखंड में राज्यसभा की सीटें 6 हैं। कितना है? 6 हैं सर। सबसे अधिक यूपी में है सर। यूपी में कितना है तो 31 है। सबसे अधिक कहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं तो सबसे अधिक यूपी में है। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। झारखंड में कितना सीटें हैं? 6 सीट है सर। तो इसी का जिक्र कहाँ पे है देखिएगा, यूपी में 31, झारखंड में 6 है। ऐसा क्यों होता है कि 1971 की जनसंख्या का हिसाब से इसको सीटों को बंटवारा किया गया है। कौन सी जनसंख्या सर आपको कहीं लिख लेना है। कौन सी जनसंख्या मैंने बात किया तो 1971 की जनसंख्या को लेते हुए जहाँ पे जनसंख्या अधिक है वहाँ पे ज़्यादा सीट है, जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ पे सीटें कम है। जिससे कि आपको मालूम है कि झारखंड भारत में सबसे अधिक अगर जनसंख्या किसी राज्य का है उसका नाम है यूपी। तो यूपी में अधिक जनसंख्या है तो सीटें भी वहाँ पे ज़्यादा होंगी। झारखंड में थोड़ा जनसंख्या कम है, इनकी सीटें यहाँ पे कम है सर। तो कौन सी जनसंख्या को लिया गया? 1971 की जनसंख्या को लिया गया। एग्जाम पर सबसे पूछता है सर। आते हैं सर 5वें अनुसूची की ओर। 5वां अनुसूची की ओर होते हैं सर। 5वां अनुसूची की ओर ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा आपके यूट्यूब में एक फंक्शन होता है तो वीडियो को आप लोग कर सकते हैं सर। ठीक है, चलिए सर 5वां अनुसूची की ओर चलते हैं। 5वां अनुसूची में क्या दिया गया है तो दिया गया है सर इसमें SC और ST को सर है ना कुछ विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया गया है सर। क्या दिया गया है सर? इसमें एक क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति, जिसको हम लोग SC बोलते हैं सर। हम लोग क्या बोलते हैं इनको? SC बोल लेते हैं, शेड्यूल कास्ट बोल लेते हैं। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, उसको अच्छे से लिखता हूँ सर। यहाँ से यहाँ पर लिखता हूँ अनुसूचित जनजाति।
जिसको हम लोग एसटी बोलते हैं, के लिए क्या सर, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा सर, है ना, थोड़ा सा सर, हाँ सर, के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? विशेष प्रावधान की बात किया गया है अनुसूची 5वां में हमारा। जैसे बात करेंगे सर, जैसे कि आपको मालूम है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों से हैं इतिहास थोड़ा सा है, तो मैंने संविधान लागू होने से पहले इनके साथ कुछ भेदभाव किया गया था, इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था, बहुत सारी कुछ चीज़ें थी समाज में, इनको विचारधारा से थोड़ा सा कटे हुए लोग थे, तो क्या हुआ था, इनके लिए कुछ संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया इस अनुसूची 5वां के तहत। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको याद रखिए, SC ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया हमारा, कौन सा, अनुसूची 5वां में सर। मैं अगर बात करूँगा छठा अनुसूची के बारे में सर, छठा अनुसूची के बारे में सर, छठा अनुसूची के बारे में, तो आपको मालूम है सर कि छठा अनुसूची में क्या दिया गया है कि उसमें 4 क्षेत्र आते हैं, 4 राज्य आते हैं। जैसे कि एक आता है हमारा असम, एक आता है हमारा मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, और क्या हो गया हमारा, त्रिपुरा। ठीक है, ये जो राज्य है, इस राज्य में क्या है सर, कुछ मतलब क्या होते हैं, ST लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कितने राज्यों के लिए? 4 राज्य के लिए सर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य के ST के लिए सर। मैं लिख देता हूँ शेड्यूल ट्राइब के लिए, आप लोग समझिएगा, के लिए विशेष प्रावधान किया गया है सर। मैंने दोनों अनुसूची को एक ही जगह लिखा है, ध्यान दीजिएगा आपको, एक 5वां अनुसूची, एक छठा अनुसूची। 5वां में भी SC और ST की ही बात किया गया है, ठीक है, मैंने पूरे भारत की बात किया गया है कि पूरे भारत में जहाँ भी SC ST होंगे उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाए, क्योंकि वो समाज से कटे हुए लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए, विचारधारा में जोड़ने के लिए। छठा में क्या दिया गया है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जो 4 राज्य हैं, देखिएगा ये पूछा गया है सर, इस बार भी हुआ था हाल ही में, झारखंड में JSSC सीजन का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ठीक है, छठा अनुसूची के तहत नहीं आता है। तो कम से कम आपको याद होना चाहिए कौन आता है, तो कौन कौन आता है, असम आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है और त्रिपुरा आता है। क्या होता है, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मात्र 4 राज्य की बात किया गया है सर, कौन सा, छठा अनुसूची में। अब 5वां में पूरे भारत की बात की गई है। तो हो गया सर छठा अनुसूची। आते हैं, चलते हैं हम लोग 7वां अनुसूची के तहत। 7वां अनुसूची मैं लिखता हूँ सर, 7वां अनुसूची, ठीक है सर। इसमें क्या किया गया ना, इसमें वो किया गया है केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया सर। इसको क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर, हाँ, के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है सर, शक्तियों का बंटवारा किया गया है सर। कौन सा, 7वां अनुसूची में, माने केंद्र के पास कौन कौन शक्तियाँ होंगी, राज्य के पास कौन कौन शक्तियाँ होंगी, तो दोनों के पास शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे पिताजी के कुछ अलग शक्तियाँ होती है, उनके बेटा के कुछ अलग शक्तियाँ होती है, वैसे ही एक देश होता है और राज्य है, तो देश की अलग शक्ति है और राज्य की अलग शक्तियाँ, उसका जिक्र कहाँ है, हमारा 7वां अनुसूची में है। और इसके तहत क्या है सर, हमारे संविधान में जो है ना 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, 3 प्रकार की सूची हैं, 3 प्रकार की सूची है। सूची का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लिस्ट बोलते हैं। हमारे संविधान में पूछा गया प्रश्न है कि 7वें अनुसूची के तहत कितने प्रकार का लिस्ट है, तो बता दीजिएगा, 3 प्रकार का लिस्ट है सर। पहला कौन है हमारा, तो पहला है हमारा संघ सूची, पहला है हमारा संघ सूची। दूसरा कौन है हमारा सर, दूसरा है हमारा राज्य सूची, राज्य सूची। तीसरा कौन है हमारा सर, तीसरा है हमारा समवर्ती सूची। कौन है हमारा, समवर्ती सूची है सर। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, ठीक है हमारा। तो संघ सूची में क्या हो गया, तो संघ सूची में हो गया, मैंने बताया आपको, संघ का मतलब देश होता है, केंद्र होता है। तो इसके तहत जितने भी विषय आएंगे उसके कौन कानून बनाएगा, तो उसके लिए कानून बनाएगा केंद्र सरकार, कानून बनाएगी। राज्य सूची में जितने भी विषय आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, उसके लिए कौन कानून बनाएगा, तो राज्य सरकार कानून बनाती है, प्रत्येक राज्य सरकार की सरकार कानून बनाती है इसमें। समवर्ती में क्या हो गया, दोनों बनाते हैं सर, संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, लेकिन सबसे अधिक अधिकार किसका, मान लीजिए कोई एक विषय हो गया, एक ही विषय पर 2 लोगों ने अपना कानून बना दिया, संघ ने भी और राज्य ने भी, तो संघ का जो बनाया गया कानून है वही क्या होगा, मान्य होगा, क्योंकि पहले देश है, बाद में राज्य आता है आपका, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर कि मैं विषय बोल रहा हूँ, विषय क्या होता है। देखिएगा विषय कौन कौन होगा सर हमारा,
ठीक है। विषय में हो गया सर, एग्जाम्पल में देखिएगा आप लोग कि जैसे कि संघ सूची में बात करेंगे हम लोग, इसमें सर क्या बोलेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा सर, हाँ विदेशी मामले में, विदेशी मामले, जितना भी विदेशी मामले होते हैं सर उसको अधिकार किसको होता है, संघ को अधिकार होता है कि भाई चाइना से बात करना है कि नहीं करना, चाइना से व्यापार करना है कि नहीं करना है, पाकिस्तान से कैसे किस तरह की बातें करनी है, वो किसको अधिकार होता है, संघ सूची को अधिकार होता है। और बात करते हैं सर किस में आता है, संघ सूची में आता है। और देखिएगा रक्षा की बात करेंगे, मान लीजिए किसी विदेशी देश ने हम लोग पर हमला कर दिया तो हम भी हमला करेंगे ना, किसके पास पावर होना चाहिए, पावर होना चाहिए संघ सूची के पास, मैंने केंद्र सरकार के पास पावर होना चाहिए सर। तो ये सब क्या होता है, इसमें आता है, संघ सूची में आता है। राज्य सूची में क्या कहता है, तो देखिएगा जैसे मैं बात करूंगा सर, थोड़ा बहुत पुलिस देखते होंगे, पुलिस वगैरह खुले, पुलिस, जिला पुलिस, झारखंड पुलिस, ये सब किस में आता है, राज्य सूची में आता है आपका। ठीक है। कृषि की बात करेंगे, एग्रीकल्चर का, खेती किसानी की बात करेंगे तो ये किस में आता है, हमारा राज्य सूची के विषय में आता है। बात करेंगे समवर्ती सूची के बारे में सर, इसमें आता है, देखिएगा इसमें आता है विवाह। मैं झारखंड से लाइव आ रहा हूँ तो मुझे मान लीजिए मुझे शादी करना है उत्तर प्रदेश में, मुझे शादी करना है बिहार में, तो हम शादी कर सकते हैं क्योंकि किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची में आता है। मैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता हूँ क्योंकि दोनों यहाँ पे अधिकार किसको है, समवर्ती सूची में ये आता है हमारा विवाह। जब विवाह होगा तो तलाक भी होगा, ठीक है सर। और जब मान लीजिए शादी होगा तो मान लीजिए किसी का बच्चा नहीं होता है, किसी का बच्चा होता है सर, तो गोद लेना एक प्रथा होती है, समझते होंगे, जिसके बच्चे नहीं होते हैं उनको हम लोग कहते हैं गोद लेना, वो गोद लेते हैं, ये इसी में आता है सर। और समवर्ती सूची में क्या सकता है, जनगणना, क्या आता है, जनगणना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेंसस, जनगणना, वो क्या आता है, इसी में आता है, हमारा समवर्ती सूची में ही आता है सर। ठीक है सर, ठीक है, आगे बात करते हैं सर, है ना। अगर बात करेगा कि संघ सूची को किस देश से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा सर, एक प्रश्न यहाँ से भी आता है कि संघ सूची को किस देश से लिया गया था, बता दीजिएगा सर, यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। अगर बात करेगा आपसे कि राज्य सूची को किस देश से लिया गया है, तो बता दीजिएगा सर कि इसको भी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। अगर बात करेगा समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है, तब बता दीजिएगा सर, नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है सर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है समवर्ती सूची को। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। 7वां हो गया, हम लोग बात करते हैं 8वां अनुसूची के बारे में। 8वां अनुसूची के बारे में सर, 8वां अनुसूची के बारे में बात करते हैं। ठीक है सर। माय डियर स्टूडेंट, मैंने लिख के, मैं इसलिए लिख बता रहा हूँ आपको कि पीडीएफ से मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, ठीक है, लेकिन मैं लिख कर इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ तो आप भी लिख, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप भी कॉपी कर पेन लेके बैठे होंगे और आप भी लिख रहे होंगे, और लिख के पढ़ने से कुछ बातें याद हो जाती हैं, जो बातें याद नहीं होती हैं वो भी याद हो जाती हैं। तो बहुत मजा आएगा आपको सर। ऐसे पीडीएफ से पढ़ाता तो मैं खत्म भी कर देता बोले, ठीक है, लेकिन जानबूझ के लिख रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि उससे अधिक मेहनत आप भी कीजिएगा सर। ठीक है, 8वां अनुसूची हो गया सर। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया ना भाषाओं के बारे में दिया गया सर, संवैधानिक भाषाओं के बारे में दिया गया है, संवैधानिक भाषाओं का जिक्र किया गया है, संवैधानिक भाषाओं का जिक्र किया गया है, किसमें, 8वीं अनुसूची में। ये संवैधानिक भाषा क्या होती है सर, तो संवैधानिक भाषा ये होती है जिन भाषाओं को संविधान में रखा गया है उन्हीं को बोलते हैं लोग संवैधानिक भाषा बोलते हैं। जैसे देखिएगा कि जिस बार संविधान लागू हुआ था उसमें कितनी संवैधानिक भाषाएं थी, तो उसमें भाषाएं थी सर, संवैधानिक भाषाएं, मैं लिख देता हूँ सर, मूल संविधान। मूल संविधान में, मूल मतलब क्या हो गया, जिसमें संविधान बना था उसमें कितनी संवैधानिक भाषाएं थी, 14 संवैधानिक भाषाएं थी। ठीक है सर, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है सर, वर्तमान संविधान में कितनी है, तब बोलेगा सर कि 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि जिस समय संविधान हमारा लागू हुआ था उसमें संवैधानिक भाषाएं कितनी थी, तब बताइएगा 14 था सर। वर्तमान में कितनी है, 22 है आपका। और आपको मालूम है कि सबसे अधिक जो बोले जाने वाली भाषा है वो हमारी कौन है सर, हिंदी है। पहला कौन है, हमारी हिंदी है। फर्स्ट भाषा हमारी कौन है, हिंदी है सर, हिंदी। और आप लोग जानते होंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा है सर, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। ये बता दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि राष्ट्रीय फल कौन है, तो आप बोलते हैं राष्ट्रीय फल सर हमारा आम है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो हमारा बरगद है। राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है हमारा। लेकिन राष्ट्रीय भाषा कौन है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। हिंदी हमारी कैसी भाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है। हिंदी हमारी राजभाषा है और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर कौन भाषा बोलते हैं सर, दूसरे नंबर पर हम बोलते हैं बंगाली भाषा सर। कौन सी भाषा बोलते हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं सर, दूसरे नंबर पे। फिर पूछता है कोंकणी भाषा कहाँ बोलते हैं, तो कोंकणी भाषा गोवा में बोलते हैं। ठीक है, और बोल देगा आपसे कि
डोंगरी भाषा कहाँ बोलते हैं? तो डोंगरी भाषा जम्मू एंड कश्मीर में बोलते हैं सर। बाकी मैं उसके लिए बुक में सब दिया गया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, अग्रवाल एग्जाम का बुक सर है ना, उसमें सब बात को लिखा गया है, अच्छे से लिखा गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मजा आएगा सर। मैं तो हल्का फुल्का बता रहा हूँ आपको उसमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम में प्रश्न आते हैं सर। ठीक है, ये हो गया 8वां अनुसूची। और याद कीजिएगा मैंने शुरुआत में लिखवाया था आपको कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि 4 को जोड़ा गया है सर, तो नहीं 12 होगा, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 4 को जोड़ा गया है। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे वर्तमान संविधान को, जब कौन कौन 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है सर। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ सर, थोड़ा सा मैं हल्का सा। चलिए सर चलते हैं, तो देखिएगा हम लोग बात करेंगे 9वां अनुसूची के बारे में सर। किसके बारे में? 9वां अनुसूची के बारे में। 9वां अनुसूची के बारे में बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पहला अनुसूची किसको जोड़ा गया है? 9वां अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है सर भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है। जमीन से रिलेटेड जितनी भी बातें हुई है ना, वो सब कहाँ बात हुई है? 9वीं अनुसूची में बात हुई है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर बताइए, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 9 है, यानी कहीं ना कहीं इसको जोड़ा गया है। तो कौन सा संशोधन किया था संविधान में? तो संविधान में पहला किया गया था सर प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन जोड़ा हुआ सर। अब कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ये बड़ा वेरी इंपोर्टेंट से पूछता है सबसे कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। उसके तहत इसको जोड़ा गया था। किसको? 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था हमारा सर। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि बताइए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चा जानता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या था सर? उसमें प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल में एक जोड़ा 9वां अनुसूची को जोड़ने का काम किया गया था हमारा। क्या इसमें दिया गया है? भूमि सुधार अधिनियम, माने जमीन से रिलेटेड जितनी भी बातें हुई है इसी में हुई है सर। चलते हैं सर, ये हो गया 9वां अनुसूची। हम लोग बात करते हैं 10वां अनुसूची के बारे में। आइए यहीं पर मैं लिख देता हूँ 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची सर, इसमें क्या दिया गया हमारा? इसमें दिया गया है दल बदल अधिनियम, दल बदल कानून सर। ठीक है, मतलब आप अगर किसी पार्टी से, देखिए दल मतलब पार्टी होता है। अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ते से मान लीजिए आप किसी एक पार्टी में थे, चुनाव जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले गए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आप 10वीं अनुसूची के तहत आइएगा और आप पर एक केस चलेगा दल बदल अधिनियम पर। आप दल बदल कानून के तहत आप पर FIR होगा, आप पर केस चलेगा सर। झारखंड में भी चल रहा है वर्तमान में सर, तो यहाँ भी चलता है दल बदल अधिनियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये हुआ था कब हुआ था? अब देखिएगा इसको जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया है। इसको कब जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है सर 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया सर? 10वां अनुसूची को जोड़ा गया है हमारा। क्या इसमें दिया गया है? दल बदल अधिनियम, मान लो आप एक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। अगर जाना है आपको तो कम से कम 2/3 2/3 से अधिक सदस्य आपको जाना चाहिए दूसरे पार्टी में, नहीं तो आप पर ये केस चलेगा सर। ठीक है, तो 10वां अनुसूची था सर। आइए बात करते हैं 11वां अनुसूची के बारे में। 11वां अनुसूची के बारे में बात करते हैं सर। इसमें क्या दिया गया है सर? इसमें दिया गया है कि जो हमारा पंचायती राज है ना, पंचायती राज को सरकार बना गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। किसको? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला सर। किसमें? 11वां अनुसूची में। आप लोग देखते होंगे ना कि हमारे गांव घर में पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य का चुनाव होता है ना, तो इसी के तहत होता है, 11वां अनुसूची के तहत ही होता है सर। इसी को पहली बार संवैधानिक दर्जा मिला था हमारा। ठीक है, क्या हुआ था? इसमें कब जोड़ा गया था इसको? तो हुआ था सर 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था सर? तो 1992 में शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। तो 2 डेट देता है, दोनों डेट आप याद रखिएगा, 1992-93।
अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कब जोड़ा गया तो 1992 बोल दीजिएगा। अगर ऑप्शन में 1992 होगा तो, अगर 1993 ऑप्शन में होगा तो 1993 जोड़ दीजिए, उसका आंसर बता दीजिएगा सर। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या तो 1992 या तो 1993। कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में सर। इसमें क्या गया है हमारे सर, इसमें एक आता है कि इसमें कितने विषय थे, तो इसमें विषय कितने थे सर? 29 विषय हैं। किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है सर, ये बातें हुई। हम लोग बात करते हैं 12वां अनुसूची के बारे में बात करते हैं सर। मैं इसको थोड़ा स्टार बनाता हूँ अच्छे से। हाँ सर, 12वां अनुसूची हमारा हो गया। 12वां अनुसूची, इसमें क्या दिया गया है सर? इसमें दिया गया है हमारा नगर पालिका को सर, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है सर। किसको सर? 12वां अनुसूची में कितना सर? नगर पालिका को। देखिए एक क्या होता है, गांव घर के जो हमारा होता है ग्रामीण स्तर का शासन की व्यवस्था इसमें है। और इसमें क्या है? शहरी जो हमारी शासन व्यवस्था है इसका उसके 12वां अनुसूची के तहत आता है हमारा। ठीक है, इसमें कितने, इसको कब जोड़ा गया था सर? इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन सर। कब हुआ था सर? ये हुआ था हमारा उसी डेट में हुआ था सर, 1992 कह लीजिए या 1993 कह लीजिए। इसका नाम हो गया 1973 हुआ, इसका हो गया नाम हो गया 74 हो गया सर। ठीक है, इसमें कितने विषय आते हैं माय डियर स्टूडेंट? तो इसमें विषय आते हैं हमारे 18 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं सर? 18 विषय आते हैं सर। ठीक है सर, तो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको शुरुआत किया, एक बुक है जिसका नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक है हमारा। ठीक है, मैंने आपको कवर पेज दिखाया स्टार्टिंग में। ठीक है, मैं दोबारा कवर पेज पे से दिखा रहा हूँ आपको। तो हम लोग उसी बुक के तहत पढ़ने वाले हैं आपके साथ स्टैटिक जीके को। और स्टैटिक जीके वो स्टैटिक जीके जो झारखंड के, भारत के प्रत्येक राज्य के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, SSGD कर लीजिए, SSC MTS कर लीजिए, SSC CHSL कर लीजिए, कोई भी एग्जाम किसी भी राज्य का अधिकार मतलब PCS की बात कर लीजिए, किसी भी राज्य का पुलिस की बात कर लीजिए, तो सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके पढ़ना बहुत जरूरी है और मैं यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ बहुत समय निकालते हुए सर। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जुड़िएगा और अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा सर कि पढ़ाई में अच्छा लगा, चाहे मुझे क्या सुधार करना चाहिए आप भी वो भी मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको मैसेज ध्यान दूंगा सर। और माय डियर स्टूडेंट ये जो बुक है एग्जाम अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, है ना। कवर पेज, ये कवर पेज है हमारा, इसे कवर पेज है। ठीक है, हमारा इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए लिंक के माध्यम से अगर आप डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से अगर आप परचेज कीजिएगा तो आपको कुछ ऑफर भी मिलेगा उसके तहत। ठीक है सर, ये बुक है हमारा, बहुत अच्छा शानदार बुक है हमारा, नहीं अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक स्ट्रैटेजी के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जोहार, भारत माता की जय।